अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एवोल्यूशन जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इसकी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इस पे इसको इलोंगेट करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन इर्तिका को कहते हैं। एवोल्यूशन जो है वो मींस उसकी डेफिनेशन क्या थी, एक स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें ओवर द टाइम आप सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स मोडिफाई होके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। सिंपल चीज़ से कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड चीज़ बन जाती है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एवोल्यूशन के बाद हमने डिस्कस किया था कि एवोल्यूशनिस्ट कौन होते हैं, क्रिएशनिस्ट्स कौन होते हैं, कौन से साइंटिस्ट जो हैं जो एवोल्यूशन के आइडिया को सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। डार्विन जो कि फादर ऑफ एवोल्यूशन था उसकी आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्रिएशनिस्ट कौन है, कैरलस लिनाइयस क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्रिएशनिस्ट था वो। हालांकि उसने सारी हायरार्कल टेक्सोनोमी यानी कि सारी जो क्लासिफिकेशन है, किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, इस जीनस स्पीशीज़ वाले लेवल में उसको डिवाइड किया था सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो हमने उस पर डिस्कशन की। फिर हमने उसके बाद जो है थोड़ा सा ओवरव्यू लिया कि प्रोकैरियोट से हम जो किस तरह से बने। पहले एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से किस तरह से एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बन गया। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि एविडेंसेस क्या है एवोल्यूशन के, किस चीज़ से साबित होता है, क्या सबूत है, क्या शवाहिद हैं जिनकी बिना पे हम कहते हैं कि एवोल्यूशन हुई थी। तो अब यहाँ पे हमारी डिस्कशन फिर हमने ख़त्म कर दी थी एक कॉन्सेप्ट लेने के बाद। अब आज हम जो ख़ास तौर पे जिस टॉपिक की डिटेल डिस्कशन करेंगे वो है, उसका नाम है कुछ यूँ के फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। प्रो मतलब पहले वाले और यू मैंने कहा था बाद वाले। किस तरह से प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की फॉर्मेशन हुई, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ किस तरफ गए। लेकिन मेरे ख्याल में इससे पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि इन द फर्स्ट प्लेस प्रोकैरियोट्स ही खुद कहाँ से बने थे। ठीक, अच्छा, अब इसमें मैंने कहा था हम थोड़ा किताब से देखते जाएंगे क्योंकि सारी थ्योरी वाला चैप्टर है, इसमें कोई ख़ास मैकेनिज्म या कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा नहीं है। तो मैं आप लोगों को साथ ही डिस्कस करूँगी, लाइंस को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट बात जो ये है कि एवोल्यूशन को जो सजेस्ट करती है वो क्या है कि पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली जो इंसान कह लें कि पहली दफ़ा जब ज़िंदगी के आसार दुनिया पे शुरू हुए थे तो वो किस तरह से हुए थे और उसको कौन सा हाइपोथेसिस सपोर्ट करता है। उस आइडिया को हम कहते हैं वेंट हाइपोथेसिस या हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का मतलब है कोई चीज़ जो कि प्रूवन ना हो मगर एक हमने तुक्का लगाया हो, एक आइडिया लगाया हो ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे। तो वेंट कहते हैं किसी जगह से किसी चीज़ को निकलना, छूट जाना। और जैसे अगर मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मैंने आके जो है अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आज ये हुआ मेरे साथ स्कूल में, आज कॉलेज में ये हुआ और मिस ने मुझे ये कहा, ये और जब मैं बातें वो सारी करके मैंने ऐसे सुकून का सांस लिया, यानी कि मैंने वेंट कर दिया, अपना सारा प्रेशर निकाल दिया। तो अब इसी तरह से हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स अंडर वाटर, ओशंस में जो है, सीज में, ओशंस में, पानी के नीचे होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। अब वेंट तो हमें पता चल गया ना, प्रेशर निकालने वाली चीज़ है। हाइड्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पानी, और थर्मल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हीट। तो दो चीज़ें, वाटर और हीट के वेंट्स। अच्छा, अब वाटर और हीट की डिस्कशन से आपके दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, आपने देखा होगा ज़िंदगी की सेंस, ज़िंदगी कहाँ बढ़ती है। आप डेजर्ट में चले जाएं, किसी सहरा में, कहाँ पे ज़िंदगी के आसार होंगे, जहाँ पानी होगा। तो ज़िंदगी और पानी ऐसे एनालॉगस टर्म्स हैं, एक दूसरे के साथ रेसिप्रिकेट हो सकती है, यानी अदल बदल सकते हैं आप इन दोनों टर्म्स को। पानी ज़िंदगी है, ज़िंदगी पानी है, तो जहाँ पानी है वहाँ ज़िंदगी है। अच्छा, अब आपको पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, प्रोसेसेस करने के लिए। तो हाइड्रो लफ्ज़ भी हमने देख लिया। अब थर्मल, हीट, आपने ये देखा होगा कि हम कहते हैं कि चिप्स के पैकेट के पीछे आपने देखा होगा लिखा होगा इसको खुश्क, ड्राई
और कोल्ड जगह पे रखें। ड्राई और कोल्ड जगह पे रखने से ये ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। जब हम कहते हैं चिप्स या ब्रेड या सालन या रोटी ख़राब हो गई तो क्या होता है, उसमें फंगस लग जाती है, स्पोर्स आ जाते हैं, या उसमें बैक्टीरिया की प्रोडक्शन हो जाती है, या उस पर एलजी काई लग जाती है, इस तरह की लेयर्स। तो कब नहीं होता, ये क्या है, ये सारी चीज़ें फंजाई, एलजी, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कब बन जाते हैं, जब कोई जगह खुली हो, उस जगह पे हीट हो या नमी हो। नमी से बचाना होता है आपने, वाटर हो। तो वाटर और हीट दो चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि ड्राई रखें, वाटर ना दें, कोल्ड रखें, गर्माइश ना दें, तो वो चिप्स जो है आपके, ये जो आपके खाने की चीज़ है, वो ठीक रहेगी, ख़राब नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें दे दी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में। तो अब हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं कहाँ पर होते हैं, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, अंडर वाटर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। अच्छा, अब जो है क्या होता है कि कहानी कुछ यूँ है कि कहा जाता है कि पहले, सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं कुछ, वो यूँ बने, जिनमें से एक की एग्जांपल है आर्की बैक्टीरिया। वो इस तरह से बना कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं कुछ, अंडर वाटर स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स मतलब चश्मा, उनके नीचे कुछ वेंट्स होते हैं जहाँ पे पानी भी होता है, मतलब पानी तो यकीनन होगा, और हीट भी होती है शदीद। तो उस जगह पे कुछ ऐसे शदीद हीट होती है, 37 डिग्री सेल्सियस है हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस। आमतौर पर टेम्परेचर गर्म भी बहुत हो जाए तो 40 से 50 के दरमियान रहता है। तो इतनी नहीं, शदीद हीट, जितनी कि 100 डिग्री 130 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पे, 80 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे पहली दफ़ा ज़िंदगी के कुछ आसार नमूदार हुए, वहाँ पे कुछ कोई ऐसा जानदार बना होगा। और इस आइडिया को, वेंट हाइपोथेसिस को, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का जो हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे कोई ज़िंदगी पहली दफ़ा थी, इस आइडिया को क्या चीज़ सपोर्ट करती है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, यानी कि आज भी। तो ये अगर बैक्टीरिया आज भी है तो ये चीज़ क्या बन गई, एवोल्यूशन का एविडेंस, क्योंकि ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है, ये कैपेबिलिटी होती है कि ये 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे जो है ये परसिस्ट कर सके, उस टेम्परेचर तक पे ये रह सके। तो ये हमने पढ़ा कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ज़िंदगी यकीनन पहली दफ़ा यहाँ पे इसका ज़िंदगी का आसार नमूदार हुए होंगे। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक आइडिया है, और वो ये कि जो आर्की बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया है, एक तरह का, आर्की का मतलब होता है एंशियंट, ओल्ड, पुराना। तो पुरानी चीज़ों की जो स्टडी होती है, जो पुरानी चीज़ों को पढ़ने वाले लोग होते हैं, या हिस्ट्री से रिलेटेड जो होता है, उसे हम कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, और उसकी स्टडी को कहते हैं आर्कियोलॉजी। तो आर्की बैक्टीरिया, आर्की लफ्ज़ पुराने, ओल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, आर्किक जैसे लफ्ज़ होता है। अच्छा, तो ये वेंट हाइपोथेसिस की हमने डिस्कशन कर ली। अब थोड़ा सा पता चल गया कि हल्की फुल्की सी ज़िंदगी के कोई आसार, मतलब ज़िंदगी के आसार हमारे दिमाग में तो इंसान और जरवाहे और जानवर आते हैं, लेकिन ज़िंदगी के इंसान आसार मतलब कोई एक सेल के जितना बैक्टीरिया, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। अच्छा, अब जो है इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डस्टर। अच्छा, कि बैक्टीरिया तो अब बन चुका थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर भी जो सेल्स के बाकी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो भी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है। ठीक, अब बैक्टीरिया या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तो बन गया, लेकिन अब इसको ज़रूरत है किसी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इसके हम डिस्कस करेंगे कि इसके न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आए, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, यानी कि ये ग़िज़ा कहाँ से ले रहा था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर इसने फ़ोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया तो क्यों शुरू किया, किस तरह से शुरू किया, और इसका बेनिफिट क्या हुआ फ़ोटोसिंथेसिस को यूज़ करने का। पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे सबसे शुरू के, उन्होंने हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ किया। उसके बाद जब हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद वाटर को यूज़ किया, जब वो पानी पे चले गए, और फिर उसके बाद इन्होंने, जब इसके रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन निकलती है, इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होना शुरू हो गई। ऑक्सीजन ज़्यादा हुई तो अर्थ का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बन गया। अब ये मैं पॉइंट सिर्फ लिख रही हूँ, फिर हम इनको कनेक्ट करके पूरा समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बनना शुरू हो गया। अर्थ पहले रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट
कम हो गया, ठीक। फिर उसके बाद किस तरह से अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का आना कम हो गया। तो इन सारी चीज़ों का मकसद क्या था वो हम देखेंगे। और ऑर्गेनिजम्स क्या अब परसिस्ट या फ्लोरिश या प्रॉस्पर कर सकते हैं या रह सकते हैं। ऑर्गेनिजम्स के लिए अब जगह बन गई, एक घर बनना शुरू हो गया। 420 मिलियन ईयर्स अगो की ये बात है, ठीक। अब हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखेंगे। अब हमने कहा कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो थे, वेंट हाइपोथेसिस जो था, उसके हिसाब से जो है थोड़ी बहुत तो स्टार्ट हो गई प्रोडक्शन के, थोड़ा बहुत कोई हम कहते हैं ज़िंदगी के आसार और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन गया। लेकिन अब जब वो बन गया तो कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाइड्रोथर्मल वेंट के अंदर रह सकते थे और वो किस तरह से बढ़ सकते थे, वहाँ पे किस हद तक उसे न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा या अपनी नरिशमेंट मिल सकती थी। तो उसे अब ज़रूरत थी न्यूट्रिएंट्स की, और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम थी। तो इसके लिए क्या हुआ कि जो न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ा लेने के लिए इसने क्या किया कि अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अपना ग़िज़ा लेने का तरीका क्या बनाया, फोटोसिंथेसिस पे शिफ्ट हो गए। फोटोसिंथेसिस पे किस तरह से शिफ्ट हुए, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब क्या हुआ, रोशनी की मदद से उन्होंने अपना खाना बनाना शुरू किया। फोटोसिंथेसिस आपने प्लांट्स में अच्छे से पढ़ा होगा, केल्विन साइकिल्स, डार्क एंड लाइट साइकिल्स और सारे जो उसके अंदर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में था वो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स ने भी शुरू कर दिया। आपने भी पढ़ा होगा यकीनन कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनिशियली तो हमारे पास अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था। अब मैंने आपको बताया ना कि जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत थी, हीट की ज़रूरत थी, और ऑक्सीजन की तो यकीनन सबसे ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन नहीं था। अब अर्थ जो है आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे किस तरफ जा रहा है, उन चीज़ों की तरफ जा रहा था जो कि सस्टेन कर सकें, जो हमें इस चीज़ की कुव्वत दे सकें कि हम जिंदा रह सकें। अच्छा, अब क्या हुआ कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू किया। अब फोटोसिंथेसिस के दो फायदे हुए। क्या दो फायदे हुए, एक तो ये फ़ायदा हुआ कि जो आपके पास लिमिटेड सप्लाई थी न्यूट्रिएंट्स की, दुनिया पे एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाने थे ना, तो न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ा की जो डाइट थी वो कम सप्लाई थी उसकी। तो आपने डायरेक्ट एक सोर्स सूरज, रोशनी पे आप डिपेंड हो गए। रोशनी पे जब हमने स्विच कर लिया तो रोशनी तो हर वक्त आती है सूरज की, पूरा दिन आती है। तो फोटोसिंथेसिस पे जब आपने स्विच कर लिया तो आप dwindling सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कभी ज़्यादा कभी कम सप्लाई पे आप डिपेंड ही नहीं रहे, आपने खुद अपना खाना बनाना शुरू कर दिया। पहली चीज़ ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि अब जब फोटोसिंथेसिस होती है ना तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके क्या बनाते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते। इसीलिए कहते नहीं है कि दिन के वक्त जो है ना, मतलब दरख्त ज़्यादा बनाए तो दरख्त माहौल को आलूदा होने से बचाते हैं, दरख्त ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन बनानी शुरू की इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने, तो दुनिया में ऑक्सीजन ज़्यादा होनी शुरू हुई। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होनी शुरू हुई। अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होना शुरू हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर। अच्छा, अब ये क्या था, कहते हैं कि शुरू में तो वाटर नहीं था ना, ऑक्सीजन नहीं, वाटर था, ऑक्सीजन तो नहीं था। तो वाटर का जो, अब किस तरह से इन्होंने ये शुरू में क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड होता था अर्थ के ऊपर प्रेजेंट, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को लेके यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता था ओ की जगह, इन्होंने थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस शुरू किया और उसके बाद जो है टोटली वाटर पे शिफ्ट हो गए। ठीक, अब इसके बाद जब ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होना शुरू हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा हो गई, तो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कम हो गया। यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड वाले में क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, इसमें लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद ये जो ऑक्सीजन बन रहा है ये भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड होता, H2S प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अगर होते तो क्या बनता, C6H12O6 प्लस सल्फर रिलीज होता ना, लेकिन जब वाटर पे शिफ्ट कर दिया तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज होना शुरू हो गया। तो अब अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन भी आ गया, ठीक है, वाटर
हीट ऑक्सीजन। अर्थ ने फिर क्या शुरू किया, जो ओजोन की लेयर थी अर्थ के अराउंड, उसने फिल्टर करना शुरू किया। ये जो सन है, सूरज की जो रोशनी आ रही है, इसमें से यूवी लाइट्स को कि आप वापस चले जाओ, यूवी लाइट्स को फिल्टर करना शुरू किया। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स जो है यूवी, अब जब यूवी लाइट्स जो है वो जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है। अभी आपने पढ़ा होगा कि ओजोन के अंदर एक छोटा सा शिगाफ सुराख हो गया था, जिसके थ्रू यूवी लाइट्स दोबारा से अर्थ पे आना शुरू हो गई और वो स्किन कैंसर्स बहुत ज़्यादा कॉज कर रही हैं। तो क्या हुआ कि ये यूवी लाइट्स जो है ये रिटर्न होनी शुरू हो गई। तो अब यूवी लाइट्स के रिटर्न होने से एटमॉस्फेयर और अच्छा हो गया जब ये कम हो गई। तो अब ये सारी चीज़ें ज़िंदगी को कुव्वत देने वाली चीज़ें हो रही हैं। तो अब अर्थ इतना रेडी हो गया, अर्थ पे इतनी ऑक्सीजन आ गई, इतना ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया, इतनी ओजोन ने यूवी लाइट्स को बाहर निकालना शुरू कर दिया कि अब अर्थ रेडी है। अर्थ जो है दुनिया में इतनी सलाहियत बन गई कि वो लाइफ को, ज़िंदगी को अपने ऊपर शुरू कर सके। तो ये बात है आज से 420 मिलियन साल पहले की। आज से 420 मिलियन साल पहले ये इवेंट्स हुए जिनसे ये साबित हुआ और जिनसे ये थोड़ी सी एक जैसे घर बन रहा था इंसान के लिए। ऑक्सीजन का आना, अल्ट्रावायलेट रेस का ना आना और फोटोसिंथेसिस के ऊपर डिपेंड होना, इन सारी चीज़ों से क्या हुआ कि अब अर्थ तैयार होना शुरू हो गया। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अब हम अपनी इस बात पे आगे, हमने एक आर्की बैक्टीरिया वाली चीज़ देख ली कि छोटा सा एक बैक्टीरिया बना, फिर हमने देखा कि किस तरह से थोड़ी थोड़ी सी ज़िंदगी के आसार शुरू हो गए। अब हम अगली चीज़ देखेंगे कि कैसे आगे जाता है, प्रोकैरियोट्स कैसे बनते हैं और यूकैरियोट्स कितने साल पहले बने थे, प्रोकैरियोट्स कितने साल पहले बने थे, और क्या क्या थ्योरीज हैं प्रोकैरियोट्स के बनने की। फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, इसकी 2 थ्योरीज हैं किस तरह से ये बना। अब 420 मिलियन साल पहले ये तो हो गया था कि अर्थ पे लाइफ के लिए तैयारी कंप्लीट हो गई। जैसे घर में एक बच्चा पैदा होना होता है तो उसका कमरा सजाया जाता है, उसके लिए कॉट लाया जाता है, उसके लिए कपड़े लाए जाते हैं, फीडर लाया जाता है, उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें लाई जाती हैं। तो इस तरह अर्थ ने अपने जो है ना बच्चों के लिए तैयारी कर ली, ऑक्सीजन लाया और उनके लिए फोटोसिंथेसिस पे शिफ्ट हुआ। तो ये अब पहला प्रोकैरियोट आज से कितने साल पहले मौजूद हुआ था दुनिया पे? पहला प्रोकैरियोट आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, और पहला यूकैरियोट 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब इसके लिए क्या थ्योरीज हैं उनके नाम बता देती हूँ पहले। एंडोसिम्बायंट थ्योरी और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। एंडोसिम्बायंट थ्योरी और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें एंडोसिम्बायंट वाली ज़्यादा है। तो पहला प्रोकैरियोट आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले। अब ये देखिए, ये है 420 मिलियन, यानी 4.2 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ रेडी हो गया था, मगर पहली जिंदगी के आसार तकरीबन बीच में 1 बिलियन ईयर्स अगो के गैप के बाद 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहला प्रोकैरियोट नमूदार हुआ और फिर 1.5 बिलियन ईयर्स अगो एक यूकैरियोट नमूदार हुआ। अच्छा, अब ये प्रोकैरियोट से यूकैरियोट का सफ़र, यानी कि यूकैरियोट एक मुस्तहकम, एक मजबूत सेल्स वाला ऑर्गेनिजम्स कैसे बना, तो इसकी पहली एक थ्योरी है एंडोसिम्बायंट थ्योरी, इस पर डिस्कशन करते हैं, और एक है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। अब एंडोसिम्बायंट थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है। नाम से क्या पता चल रहा है? एंडो मतलब अंदर और सिम्बायंट का मतलब है सिम्बायोसिस कहते हैं, 2 चीज़ों का एक साथ इस तरह से रहना कि वो एक दूसरे को फ़ायदा दे रही हूँ। तो 2 चीज़ें एक साथ एक दूसरे के अंदर रह रही थी। क्या 2 चीज़ें थी, किस तरह की 2 चीज़ें थी, इसको देखते हैं। क्या हुआ कि इसके बारे में कहा जाता है, मैं आपको पहले ब्रीफली बताती हूँ कि एक एमीबॉइड प्रोकैरियोट था, एक छोटा सा प्रोकैरियोट था जिसने क्या किया, एनएरोबिक था वो, एनएरोबिक जो कि ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट ना हो। तो सबसे पहले क्या था कि इसके बारे में कहा जाता है कि एनएरोबिक एमीबॉइड प्रोकैरियोट, ठीक है। अच्छा हाँ, और इसकी प्रोपोजिशन ये बनाई किसने थी, बताई किसने थी? लिन मार्गुलिस ने दी थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, लिन मार्गुलिस। अच्छा, तो एक एनएरोबिक एमीबॉइड प्रोकैरियोट होता है जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसने क्या किया, पोजेस कर लिया माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से बना, इसने लिया खाया एक स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया इसने खा लिया इस एनएरोबिक
एन एमीबॉइड प्रोकैरियोट ने, यानी एनारोबिक मतलब जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड नहीं करता। इसने खाया, इसने इंजेस्ट किया एक छोटा सा एरोबिक बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अब इस बड़े सेल के अंदर, इस बड़े प्रोकैरियोट के अंदर जब एक छोटा जो कि ऑक्सीजन इस्तेमाल करने वाला बैक्टीरिया था जब इसके अंदर चला गया, तो कहा जाता है कि इस स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया को खाने की वजह से मौजूदा दौर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी प्रोडक्शन हुई होगी। अब माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऑक्सीडेशन कराता है। तो जितने भी सेल के अंदर जो सेलुलर ऑक्सीडेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, उसका काम कौन है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर कैसे बनती है, एनर्जी कैसे जनरेट होती है, एटीपी कैसे बनता है, जब ग्लूकोज और की ऑक्सीडेशन हो, यानी ग्लूकोज के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन का रिएक्शन हो तो ग्लाइकोलिसिस होकर एनर्जी बनती है। तो वो एनर्जी, वो के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा था, इसमें से ऑक्सीजन निकाल के दे रहा था। तो कहा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया इस स्मॉल एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू आया। फिर इसी एनारोबिक एमीबॉइड प्रोकैरियोट ने क्या किया, इसने एक स्पाइरोशीट, एक बैक्टीरिया जैसा स्ट्रक्चर, स्पाइरोशीट होता है एक स्पाइरल ऐसे एस शेप्ड बैक्टीरिया, इसको खा लिया, इसको इंजेस्ट कर लिया। इसको इंजेस्ट करने से क्या हुआ, इसके पास फ्लैजिला बन गया। ठीक, अब क्या हुआ कि कुछ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं ऐसे एस शेप या करली से स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। जब इस एनारोबिक एमीबॉइड प्रोकैरियोट ने जब ये स्पाइरोशीट खाया तो उससे क्या बन गया, एक फ्लैजिला जैसा स्ट्रक्चर उसका, एक विप लाइक, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर उसका बन गया। अच्छा, अब चौथी चीज़ फिर क्या हुई, साइनो बैक्टीरियम। उसने फिर एक साइनोबैक्टीरियम खाया, साइनो कहते हैं ब्लू को, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरियम जब उसने इंजेस्ट किया तो उससे क्या बन गया, कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए, आपको पता है एनिमल सेल्स में वो नहीं होता, प्लांट सेल्स की चीज़ है। तो ये लेने से इसमें ये ऑर्गेनेलीज बन गई। ये है एंडोसिम्बायंट थ्योरी, यानी कि एंडो मतलब अंदर और सिम्बायंट मतलब रहना, उसके अंदर जाके इन्होंने रहना शुरू कर दिया। ठीक, तो इस तरह से एक इन चीज़ों से। अब एक यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं, मगर यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल वाली सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई, तो इसे हम कहते हैं एंडोसिम्बायंट थ्योरी। फिर उसके बाद अगला है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस। अब मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस में क्या है कि आपका जो एक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है, एक प्रोकैरियोटिक सेल था, उसने क्या किया, अच्छा पहले नाम से, मेम्ब्रेन क्या, सेल का जो कवर जो एनवेलप होता है उसकी इन्वेजिनेशन को, इन मतलब अंदर, वेजिनेट अंदर घुसना, इन्वेजिनेशन मेम्ब्रेन का अंदर घुसना। अब जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक सेल था, हमें नाम से पता चल रहा है कि उसकी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट कर गई, उसकी मेम्ब्रेन अंदर को घुस गई। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस में क्या होता है कि सबसे पहले एक बैक्टीरिया, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, उसने क्या किया, अपना जो जेनेटिक मटेरियल था, जिसे हम जीनोम कहते हैं, अपने जीनोम को डबल कर लिया, अपने जीनोम को डबल कर लिया। अब यानी कि अपना जितना भी उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो डीएनए हेरिडिटरी स्टफ था सारा, इसमें उसकी इन्फॉर्मेशन थी, उसको डबल कर लिया। फिर अगला स्टेप इसमें क्या आता है, एक प्रोकैरियोटिक सेल ने अपनी डुप्लीकेशन कर ली, जीनोम की डुप्लीकेशन ऑफ जीनोम कर ली। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर को इन्वेजिनेट किया, ठीक है, और डबल बाउंडेड ऑर्गेनेलीज बना ली, जो कि एक दूसरे से सेपरेट हो गई। फिर उसका जो है द न्यूक्लियर जीनोम इवेंचुअली इनलार्जेस, न्यूक्लियस का जो जीनोम था वो बढ़ जाता है और बाकी ऑर्गेनेलीज का जीनोम कम हो जाता है उनके अंदर, यानी जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो कम हो जाता है, और इस तरह से एक सेल की ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं। ठीक, अच्छा, अब इससे हमें क्या पता चला कि सबसे पहले जीनोम की जितना भी जेनेटिक मटेरियल था उसकी डबलिंग हुई, उसकी डुप्लीकेशन हुई, वो ज़्यादा हो गया। और उसके बाद जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, उसने क्या की, अंदर की तरफ को जाके ऐसी इन्वेजिनेशंस बनाई। ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल की जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने अंदर को सबसे पहले इसकी क्या हुई, प्लाज्मा इसके जीनोम की डुप्लीकेशन हुई, ये जितना भी जीनोम था वो डुप्लीकेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसने इन्वेजिनेशंस बनाई, ठीक है, यूं करके इसको एनवेलप कर लिया। अब ये इन्वेजिनेशंस बनाने के बाद इसने किस लिए बनाई कि इस सेल के अंदर क्या होती है, ऑर्गेनेलीज,
ऑर्गेनेलीज बनाने के लिए सेल के अंदर इन्वेजिनेशंस बनाई। फिर क्या हुआ कि ये इन्वेजिनेशन जो थी एक दूसरे से सेपरेट हो गई, यानी इनके दरमियान जो लिंक था वो टूट गया, अब ये अलग अलग हो गई। सेल ऊपर से कवर सेम ही है। फिर जो न्यूक्लियर है, जिस पार्ट में न्यूक्लियस बनना था सेल के खुलिए का, जिसने न्यूक्लियस बनना था, उसके अंदर से जो है ये जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा हो गया, उसके अंदर जीनोम की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। और जो बाकी ऑर्गेनेलीज थी, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया बनना था, जिसने क्लोरोप्लास्ट बनना था, उसके अंदर जीनोम जेनेटिक मटेरियल कम हो गया। मगर वो एक वेसिकल, एक गोल सा स्ट्रक्चर तो था ना मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से। तो इस तरह ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स रह गए, और जो न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर था उसमें न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा रह गया, बाकी में कम हो गया। तो इस तरह से ऑर्गेनेलीज का बनना, एक सेल के अंदर, एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स का एक फॉर्मेशन हो गई, प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, जब वो बन गई ऑर्गेनेलीज, मौजूद हो गई उसके अंदर, तो अब अगला स्टेप क्या था? अगला स्टेप ये था कि वो चीज़ अब एक यूकैरियोट है, वो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बन गया है, यानी कि वो अपना खाना भी खुद बना सकती है क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस लिए पुराने ऑर्गेनिजम्स में ज़रूरी था? क्योंकि तब फोटोसिंथेसिस करना होता था उन्हें। अच्छा, इसलिए ज़रूरी था। तो उसमें क्लोरोप्लास्ट आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, उसको सेल मेम्ब्रेन है उसकी, तो अब वो एक यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बन गया है, और अब वो किसी पर डिपेंडेंट भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो गई किस चीज़ की? मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस की। ये दो हाइपोथेसिस थे जो बताते थे कि प्रोकैरियोट से यूकैरियोट्स की कन्वर्जन किस तरह से हुई। लेकिन इनमें भी कुछ गैप्स हैं, इनमें भी कुछ डेफिशिएंसीज हैं कि कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं होती। लेकिन नॉनदलेस जो भी बात हो, जो भी असल मैकेनिज्म हो, चाहे लिन मार्गुलिस की प्रेजेंट की हुई एंडोसिम्बाइंट थ्योरी हो, चाहे मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी हो, ये आपकी एवोल्यूशन की जो बेसिक थ्योरीज हैं कि क्या बताती हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ कि आखिरकार प्रोकैरियोट्स बने, ज़िंदगी का पहले बनने का अमल शुरू हुआ। जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स का हाइपोथेसिस था, बिग बैंग थ्योरी थी, इससे डिवाइन क्रिएशन की थ्योरी थी। क्रिएशन होना शुरू हुई और उसके बाद चीज़ें जो है वो फर्दर कॉम्प्लेक्स होती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बनना शुरू हो गए, यूकैरियोट्स बने, और फिर यूकैरियोट्स की डिवीजन ज़्यादा होती गई, वो ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स उनके होते गए। हमें पता है कि सेल्स की कलेक्शंस होती है टिश्यूज़, उसके ज़्यादा टिश्यूज़ बनने शुरू हो गए, हर एक टिश्यू को डिफ्रेंशिएट हो गए, यानी कि मुख्तलिफ हो गए। उन्होंने एक टिश्यू ने एक काम करना शुरू कर दिया, एक टिश्यू ने एक काम करना शुरू किया, और ऑर्गन्स बन गए। यहाँ फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। फिर ऑर्गन से क्या बने? ऑर्गन सिस्टम्स बनना शुरू हुए, डिफरेंट ऑर्गन्स ने एक साथ काम करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ क्या है? कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू किया। फिर जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस चीज़ की ज़्यादा नीड थी, वो इवॉल्व होना शुरू हो गया, उसकी एवोल्यूशन हुई। स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस था एवोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से यूकैरियोट्स का बनना, यूकैरियोट्स की प्रोडक्शन हो गई प्रोकैरियोट्स से। तो हमने पढ़ा कि अर्थ कितने अरसे पहले बना? 420 मिलियन, यानी 4.2 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना। प्रोकैरियोट, पहला प्रोकैरियोट अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो आया, और पहला यूकैरियोट अर्थ पे 1.5 बिलियन ईयर्स अगो आया, ठीक। तो यहाँ पे हमारी प्रोकैरियोट्स की डिस्कशन ख़त्म हुई कि यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स कैसे बनते हैं, क्या थ्योरीज होती हैं, और एंडोसिम्बाइंट थ्योरी और मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन थ्योरी क्या होती है, लिन मार्गुलिस की दी गई थ्योरी कौन सी है। क्वेश्चन किसी भी तरह से रोटेट करके दिया जा सकता है, लेकिन ये ज़्यादा थ्योरी वाला चैप्टर है, तो इसमें थ्योरी की चीज़ें आती हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे एवोल्यूशन की ये वाली डिस्कशन ख़त्म हुई। अगले चैप्टर में हम, अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।